ठीक है जी। सो जब हम मतलब मोल्स का रिव्यू लेते हैं तो बेसिकली मोल्स में दो सिंपल टॉपिक्स आ जाते हैं। एक तो आपके पास मोलर कन्वर्जन है, मोलर कन्वर्जन में मोल्स कन्वर्टिंग इनटू मास, मोल्स कन्वर्टिंग इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस और मोल्स कन्वर्टिंग इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि पार्टिकल्स के अंदर जो है वो आपने कन्वर्ट करना है। पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और दूसरे पर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है जिसमें आपके पास इक्वेशंस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं एंड थ्रू इक्वेशंस वी सॉल्व दी क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी। एक सब्सटेंस के अमाउंट को दूसरे सब्सटेंस के अमाउंट में जो है वो आपने कन्वर्ट करना होगा। तो ठीक है, तो ये तो सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास दो किस्म के क्वेश्चन हैं। एक मोल्स में मोलर कन्वर्जन आ जाता है और दूसरा फिर आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं इन विच केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, इन विच chemical reactions are involved. All right. अच्छा, अब now when we talk about molar conversions, तो molar conversions में moles into mass है। moles into mass के लिए सिंपल जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं कि moles को mass में कन्वर्ट करना है तो mole is equals to given mass upon molar mass, या आ गया moles into mass। moles को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है, मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है तो मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, given volume of gas divided by 1 mole of any gas occupies 24 dm cube of space at RTP। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर बात हो रही होती है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन ये n जो है दिस रिप्रेजेंट मोल्स, n मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसी अगर आपने मोल्स को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल इज इक्वल्स टू given particles upon 6 into 10 raised to power 23, that is Avogadro's number। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं, सबको मालूम है तीनों फॉर्मूलाज। ठीक है, इनको कुछ ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो ये सभी को मालूम है तीनों फॉर्मूलाज। तो ये तीन आपके पास बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन्स के लिए। आगे फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, बट पहले मैं जरा एक दफा रिव्यू ले लूँ इसका। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ, मैं जरा थोड़ी सी एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम, अब सोडियम एलिमेंट है, 1 मोल ऑफ सोडियम, so 1 मोल ऑफ सोडियम that contains 6 into 10 raised to power 23 atoms of sodium। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 6 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। और इतने एटम्स का मींस 1 मोल, मोल्स क्या है, क्वांटिटी है। जैसे डजन, बार बार मैं अपनी क्लास में यही डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मोल इज जस्ट लाइक डजन। जैसे 1 डजन कंटेन 12 सब्सटेंस, 12 पार्टिकल्स, ऐसे 1 मोल ऑफ सोडियम इट कंटेन 6 into 10 power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। और इतने एटम्स का मतलब if we have 1 mole of sodium that means we have 6 into 10 power 23 atoms of sodium। और इतने एटम्स का मास कितना होगा, जो भी सोडियम का एटॉमिक मास है वो आपने पीरियोडिक टेबल से देखना है। ठीक है, तो 23 ग्राम्स दैट वुड बी द एटॉमिक मास और मोलर मास, ये मोलर मास कहलाएगा। ठीक है जी, सो दिस वुड बी द मोलर मास। So 1 mole of sodium, it contains 6 into 10 power 23 atoms of sodium. Now this is fixed। ये जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, दिस इज फिक्स्ड। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स। सो लेट्स सपोज इफ वी से दैट 1 मोल ऑफ लेट्स सपोज जिंक, 1 मोल ऑफ जिंक, दिस आल्सो कंटेन्स 6 into 10 पावर, जिंक भी है, एलिमेंट है, तो 6 into 10 पावर 23 एटम्स ऑफ जिंक which would be equal to 65 grams, जो भी इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, 1 मोल ऑफ argon, that would be 6 into 10 power 23 atoms of argon, और इसका एटॉमिक मास देख लेंगे आप 40 ग्राम्स। सो मतलब एक मोल कोई भी एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड है।
So 1 mole of any substance, it contains same number of atoms. अच्छा, अब जरा थोड़ा एलिमेंट से आगे आते हैं. Let's suppose if we have 1 mole of, let's say, nitrogen, right? 1 mole of nitrogen and 2 nitrogen molecule, right? So of 1 mole of nitrogen, this contains 6 into 10 power 23. अब क्योंकि N2 है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना. अब N2 जो है ये मॉलिक्यूल हो गया. So 1 mole of nitrogen molecule, this, yeah, 1 mole of nitrogen gas, it contains nitrogen gas because it exists in diatomic form, so it contains 6 into 10 power 23 molecules of nitrogen gas. मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास. 1 mole of nitrogen and 2, it contains 6 into 10 power 23 molecules of nitrogen gas. अच्छा, अब अगर आप हर if we look at each molecule of nitrogen gas, let's suppose आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स से मिलकर बन रहा है? 2 नाइट्रोजन एटम्स, राइट? 2 नाइट्रोजन एटम्स. इसका मतलब इतने जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 into 10 power 23 molecules of nitrogen gas. इसमें कितने एटम्स आ जाएंगे? हर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स. Each molecule contain 2 atoms of nitrogen. So if we have that much molecules of nitrogen, तो इसका मतलब number of atoms कितने हो जाएंगे? 6 into 10 power 23 into 2, अगर atoms count करने, because हर molecule जो है, each molecule is made up of 2 atoms. So if we have 6 into 10 power 23 molecules, each molecule contain 2 atoms, तो 6 into 10 power 23 को आपने 2 से multiply कर दिया, that would be number of atoms. राइट. और नाइट्रोजन गैस का जो भी मोलर मास है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट वुड बी 28 ग्राम इसका मास हो जाएगा. इसकी एक और एग्जांपल लें. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सपोज इफ वी से कि 1 मोल ऑफ वाटर H2O, अगेन वाटर कंपाउंड है, राइट? तो कंपाउंड्स के लिए फिर वही बात, मॉलिक्यूल टर्म यूज होगी, तो 6 into 10 power 23 molecules of water. It contains 6 into 10 power 23 molecules of water. और एटम्स काउंट करने होंगे तो आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3. 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 6 into 10 power 23 into 3. ये आ जाएंगे एटम्स. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मच मॉलिक्यूल्स. कितने मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया. और 1 मोल का मास कितना होगा? वाटर का मोलर मास कैलकुलेट कर लें. 2 + 16, दैट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी. 1 मोल ऑफ लेट्स सपोज थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं. 1 मोल ऑफ लेट्स से C2H6. सो अगेन कंपाउंड है, तो इट कंटेन्स 6 into 10 power 23 molecules of C2H6. एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 molecule of C2H6 contain 2 carbon, 6 hydrogen, total 8. So इतने molecules में कितने atoms होंगे? 6 into 10 power 23 into 8 हो जाएगा. और मोलर मास इसका आपने कैलकुलेट कर लेना है. 12 into 2 + 6, that would be 30 grams. जी बेटा, कुछ समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जी, सबको समझ आ रही है बात? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ इसकी. एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स. और एटम्स कितने होंगे इसमें? 1 molecule of glucose contains 6 carbons, 12 hydrogen, 6 oxygen, so that would be 18 or 24, right?
So it contains 6 into 10 power 23 into 24, that much atoms. और मास कितना होगा इसका, मोलर मास कैलकुलेट कर लें तो दैट वुड बी 180 grams. And let's suppose if they ask जी how many atoms of carbon, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और जरा हम डिटेल में लेके जाते हैं कि 1 mole of glucose C6H12O6 contain how many atoms of carbon. 1 mole of glucose contain how many atoms of carbon? तो 1 mole में मुझे पता है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स हैं. पहले आपने मॉलिक्यूल्स देखे और फिर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं, 6. तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से. सिर्फ कार्बन के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 24. बट अगर सिर्फ कार्बन को देखना है तो मल्टीप्लाई बाय 6. जी क्लियर है ये, ठीक है जी. अच्छा अब देखें एक और चीज इसमें नोट करें. ये तो हो गया ना कोवेलेंट कंपाउंड. अब जरा आयनिक कंपाउंड पे आए. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ NaCl. अब आपको ये पता होना चाहिए NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें ना एटम्स होंगे ना मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें आयन्स होंगे. तो 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 2 मोल ऑफ आयन्स. ठीक है, इसको हम डायरेक्ट आयन्स में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज NaCl को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, NaCl आयनिक कंपाउंड है, इफ इट इज डीकम्पोज और अगर आप इसको आयन्स में ब्रेक करते हैं वी गेट Na प्लस एंड Cl माइनस. सो आप सिंपल कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स कितने हो गए, 1 + 1, ये 2 मोल्स हो गए. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ आयन्स काउंट करने होंगे तो नंबर ऑफ आयन्स के लिए क्या करेंगे, 2 मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स 2 हैं, तो 2 into 6 into 10 power 23, दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ आयन्स. जी ये बात समझ में आई. हाँ जी, ये आयन्स के लिए देखें कॉन्सेप्ट है. क्लियर है ये, नहीं समझ में आई, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया तो नहीं समझ में आई भाई है. चलें एक और एग्जांपल लेता हूँ इसकी तो फिर शायद समझ में आएगा. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आयनिक कंपाउंड है. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज एन आयनिक कंपाउंड. लेट से मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ MgCl2. अब आपको पता होना चाहिए कि ये आयनिक कंपाउंड है, तो आप इसको ब्रेक करें. आयनिक कंपाउंड का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको ब्रेक कर दें. MgCl2 it decomposes to give Mg2 plus 2 moles of chloride ions. राइट, टोटल नंबर ऑफ, यानी अब अगर हम मोल्स काउंट करें, देखिए यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 1. जहाँ कुछ नहीं मेंशन मतलब 1. यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 1. और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2. सो दैट मींस 1 मोल ऑफ MgCl2 give 1 mole of Mg2 plus and 2 moles of chloride ions. तो 1 + 2 टोटल कितने मोल्स हो गए, आयंस के मोल्स कितने हो गए, 3 मोल्स. 3 मोल्स हो गए. ठीक है, तो 3 मोल्स में अब टोटल नंबर ऑफ आयंस काउंट करने हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स. देखिए पार्टिकल जो है, पार्टिकल जनरल टर्म है. अब एटम भी हो सकते हैं पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. और आयनिक कंपाउंड में पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस. तो अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस देखने हैं तो एक मोल में कितने आयंस होंगे, 6 into 10 power 23. तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 into 6 into 10 power 23. ठीक है, साल का आखिर चल रहा है तो अब ये चीजें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको. हाँ जी, अब बात समझ में आई. जी बाकी सबको भी क्लियर है. एक और एग्जांपल ले लें इसकी, जरा थोड़ा सा एक बड़ा आयनिक कंपाउंड लेते हैं. लेट्स सिंपली थिंक जी 1 मोल ऑफ Al2O3 aluminum oxide. अब इसको आयंस में ब्रेक करें तो दैट मींस वी हैव 2 moles of aluminum and 3 moles of oxide. सो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5 moles of आयंस. इसमें 2 moles एल्यूमिनियम के हैं और 3 moles ऑक्साइड के हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आयंस काउंट करने होंगे तो 5 into 6 into 10 power 23 हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है.
ठीक। अच्छा जी, चलें, ये तो हमने जरा मतलब जो कुछ कह लें कि जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट था वो जरा सीखा है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और ये होगी कन्वर्जन्स। अच्छा, अब अगर आपके पास लेट सपोज एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, एक कंटेनर है उसमें नाइट्रोजन गैस है, और एक तीसरा कंटेनर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि जी मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, एंड दे आर एट सेम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दे आर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सो 1 मोल ऑफ ईच गैस, 1 mole of 3 different gases, all the 3 different gases are at same temperature and pressure, that is room temperature and pressure, right? So at room temperature and pressure, 1 mole of each gas would occupy same volume. गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैस के लिए। ठीक है, तो आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि 1 mole of any gas at room temperature and pressure will occupy 24 dm cube of space। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल आर्गन गैस, 1 मोल oxygen gas, कोई सी भी गैस हो, all these gases they would occupy 24 dm cube of space at RTP. So that means के at same temperature and pressure, same moles of different gases would occupy same volume। ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मुझे मालूम है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, 24। ठीक है, और कोई टेम्परेचर होगा तो मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ये मालूम है कि मतलब इसको ये चीज कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, मुझे ये चीज मालूम है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तो ये इतना वॉल्यूम। अब सपोज मैं कहूँ कि जी 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा सा इसको हाई टियर पर लेके जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ये दो गैसेज हैं, नाउ दे आर नॉट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेट सपोज दे आर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, so this is not at room temperature। तो अब मैं आपसे कहूँ कि जी एट what would be the volume occupied by these gases, तो मुझे नहीं पता कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, थोड़ा सा जरा ये मतलब इतनी आसान नहीं है सॉल्व करना, तो फिलहाल अभी हम ये आपके सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं है, बस सिंपल ये ध्यान रखें कि हम R24 पे तो बता सकते हैं, RTP पे बता सकते हैं कि RTP पे 24 dm क्यूब स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करेंगे, बट एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नहीं मालूम कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, बट जो भी ऑक्यूपाई करेंगे सेम होगा। 1 मोल of hydrogen, 1 मोल of carbon dioxide at 40 degree centigrade, they would occupy same volume। अब वो कितना है वो हमें नहीं मालूम, बट ये सेम वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। रूम टेम्परेचर, आपके पास क्वेश्चन रूम टेम्परेचर, ये नहीं आप सोचेंगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा, आपके पास क्वेश्चन रूम टेम्परेचर का ही आना है। ये जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैंने 40 डिग्री की बात की है कि चाहे कुछ भी टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। क्लियर है ये बात? बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो 24 मतलब आरटीपी के क्वेश्चन ही आने हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल मोलर कन्वर्जन्स। अब इसके बाद जरा थोड़ा सा आ जाए आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस फिर हम एक साथ ही डिस्कस करना शुरू करेंगे पास पेपर्स के। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है कि जिसमें केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। आपको इक्वेशन गिवन होगी, लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन गिवन है कि जी मीथेन reacts with oxygen, this gives carbon dioxide and water। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी गई। अब पहली बात तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, आपने हमेशा इक्वेशन को चेक करना है कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और
नॉट तो आपने चेक कर लिया कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हमने इसको बैलेंस कर लिया, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन को हम रीड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो अगर इसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स जो है वो रीड किया जाए, तो इसको कैसे रीड करेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। ये इसके आपने सिंपल जो है ये इन टर्म्स ऑफ मोल इसको आपने रीड किया, ठीक है। ये हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स जो है वो रीड कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन वी एक्सपेक्ट 2 मोल। तो ये इनके मोलर रेशियोज आ गए कि मीथेन और ऑक्सीजन जो है दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर इन 1:2 रेशियो, ठीक है। एंड 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो मीथेन और वाटर का अगर मुझसे रेशियो पूछा जाए, तो रेशियो बिटवीन मीथेन एंड वाटर दैट वुड बी 1:2। दैट मींस 1 मोल ऑफ मीथेन वुड गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये इनका मोलर रेशियो हो जाएगा। तो ये मोलर रेशियो थोड़ा सा इक्वेशन देख के आपको पढ़ना आना चाहिए कि लेट सपोज क्या जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उसके कितने मोल से कितनी प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब यहाँ पे आपने सिंपल ये मतलब अज्यूम कर लेना है कि ऑल द रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब 100% आउटपुट है। फिर वो परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन आते हैं, बट फिलहाल हम 100% आउटपुट के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपको मास गिवन है और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ लिया जाए, तो इस किस्म के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए क्लास के अंदर, फिर दोबारा सॉल्व कर लेंगे। बट अभी फिलहाल ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ये मैं अभी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इसके हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सबको मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट इसमें जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं दैट इज के लेट सपोज जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा जी, रिएक्शन ये है मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस किया आपने, ये ठीक है। अब मैग्नीशियम सॉलिड इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है अब ये रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रहा है, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास ये बीकर है और बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, HCl एक्वस, एंड इसमें फिर आपने मैग्नीशियम जो है वो ऐड किया। सो मैग्नीशियम रिबन जो है वो आपने इसमें ऐड किया। सो सोल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, जहां भी रिएक्शन सोल्यूशंस में होंगे वहां हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो HCl क्योंकि मतलब सोल्यूशन डिसॉल्व्ड इन वाटर है, तो इसकी आपको कंसंट्रेशन दी जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ HCl लेट सपोज हमसे कहा जाए कि जी कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हमें अगर डिफाइन करना पड़े तो कंसंट्रेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो चीज आप डिसॉल्व कर रहे हैं इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। कि अगर आपके पास जो भी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसमें सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब मोस्टली हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल्स में, तो सपोज मैं कहता हूँ कि 1 मोल पर dm³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ HCl in 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। कि आपने 1 मोल डिसॉल्व किया 1 dm³ में, 1 dm³ मतलब 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब एक ही बात है। मतलब 1 dm³ टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें HCl कितना डिसॉल्व हुआ है, 1 मोल। मैं कहूँगा जी 0.5 मोल पर dm³। तो 0.5 मोल पर dm³ का मतलब क्या है कि वी हैव डिसॉल्व्ड 0.5 मोल्स ऑफ HCl in 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसमें HCl ज्यादा डिसॉल्व हुआ है, लेट्स से ये सॉल्यूशन A है, ये सॉल्यूशन B है, तो A में आपने मतलब दोनों में वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम है 1 dm³, 1 dm³, बट इसमें 1 मोल डिसॉल्व हुआ है HCl, इसमें 0.5। तो जिसमें सेम वॉल्यूम में आपने कम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, दैट सॉल्यूशन वुड बी नोन एज dilute solution, and in which we have dissolved more solute, that would be concentrated solution, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसके लिए फॉर्मूला सबको याद होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय C is equals to N upon
V, where C is concentration in moles per dm cube, N is number of moles of solute, और V क्या है, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन के क्वेश्चन में वॉल्यूम हमेशा आपने डीएम क्यूब में लेना है, तो ये C इज इक्वल्स टू N अपॉन V, और अगर इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए सॉल्व करना है तो C इंटू V। दोनों तरह से फॉर्मूला ध्यान में रखें, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो, कोई क्यूरी हो इसमें? मैं अभी पास पेपर सॉल्व नहीं कर रहा, एक दफा मैं सारा जरा टॉपिक को रिकॉल कर लूँ, फिर पास पेपर्स इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको ये कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, कंसंट्रेशन लाजमी नहीं है कि हमेशा मोल्स में ही, कंसंट्रेशन ग्राम्स में भी हो सकती है। ठीक है, कंसंट्रेशन में आपसे कह दूं कि 5 grams पर डीएम क्यूब ऑफ NaCl। अब ये क्या आ गया, ग्राम्स में कंसंट्रेशन आ गई, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 grams ऑफ NaCl in 1 dm cube of solution, 5 grams of NaCl in 1 dm cube of solution। ठीक है, अब ये ग्राम्स पर डीएम क्यूब। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि जी इसको कन्वर्ट करें मोल्स पर डीएम क्यूब में, ये अक्सर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे पास पेपर्स में कि कंसंट्रेशन मेंशन है कि ग्राम्स पर डीएम क्यूब में, दे विल आस्क यू कि व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में गिवन है, मोल्स पर डीएम क्यूब में निकालनी है। तो चलें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, जरा मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएं, व्हाट वुड बी द आंसर। मोल्स पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन क्या होगी, 5 grams पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन है इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन क्या होगी, आंसर बताएं मुझे जल्दी से, शाबाश, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा, ये जी एक आंसर आ गया, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। तो बेटा ये जो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब आपने बताया है, ये किस तरह से आपने सॉल्व किया है इसे? हाँ जी, ये काफी सारे आंसर माशाल्लाह से करेक्ट आ गए हैं। ठीक है, देखें ये कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल आपने ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर मुझे ग्राम्स पर डीएम क्यूब को मोल्स पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है कि व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब, तो वॉल्यूम तो उतना ही है, जस्ट चेंज क्या हुआ है कि आप ग्राम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मोल्स में। तो दैट मीन्स वो जो आप ग्राम्स और मोल्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, 5 grams, 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। सो NaCl का मोलर मास पीरियोडिक टेबल से देखेंगे, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, तो 23 प्लस 35.5, कैलकुलेटर, एक मिनट। अच्छा जी, तो 5 डिवाइडेड बाय, अब 23 प्लस 35.5, ये आ गया 58.5, तो 5 डिवाइडेड बाय 58.5, that would be 0.085, so 0.085 moles per dm cube। जी क्लियर है ये? हाँ जी, समझ में आई है ग्राम्स पर डीएम क्यूब को मोल्स पर डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है?
या मोल्स पर डीएम क्यूब को ग्राम्स में, मतलब सिंपल ये ग्राम्स टू मोल्स और मोल्स टू ग्राम्स वाली कन्वर्जन, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल आसान है। हाँ जी जी, जिनके आंसर चेंज थे उनको समझ में आ गई ये बात। ठीक है जी, चलो तो ये हमने कंसंट्रेशन को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, और इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का। ठीक है, लेट्स से मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट कर रहा हूँ विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपने इक्वेशन बैलेंस कर ली। अब आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्शन जो है वो कब तक चलेगा, जब तक के दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्शन चैम्बर में मौजूद हैं। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड, सो दैट मींस रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट व्हिच एंड्स फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबको मालूम है ये बात। तो सपोज अगर मैग्नीशियम पहले एंड हो जाता है, मैग्नीशियम खत्म हो जाता है रिएक्शन चैम्बर में, सो दैट वुड बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले खत्म हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट को सिंपल, ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, द रिएक्टेंट व्हिच एंड्स फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द रिएक्टेंट व्हिच ends first in chemical reaction, that is called limiting reactant, and this will decide the amount of product formed. This will decide the amount of product formed. कितनी प्रोडक्ट बननी है ये किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। और जो बच जाएगा, ठीक है, ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, एंड द रिएक्टेंट व्हिच रिमेन्स, लेट्स सपोज इफ Mg इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, देन HCl वुड बी द एक्सेस रिएजेंट, जो बच जाएगा दैट इज एक्सेस रिएजेंट। सो एक्सेस रिएजेंट व्हिच रिमेन्स एट द एंड ऑफ द, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं, एक ही बात है। सो रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, which remains at the end of the reaction, which remains at the end of reaction, जो रिएक्शन के एंड पे बच जाएगा दैट वुड बी एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट विल डिसाइड, लेट सपोज अगर आपके पास Mg जो है, सपोज इफ वी हैव Mg, let's say we have Mg 2 moles, we have 2 moles of magnesium, and we have, let's say, 14 moles of, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ, magnesium reacting with hydrochloric acid to give MgCl2 plus hydrogen gas। इक्वेशन बैलेंस कर लिया हमने, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है। ठीक है, नाउ इफ वी से के वी हैव, लेट्स सपोज इफ वी हैव 4 moles of magnesium, 4 moles of magnesium, and we have 50 moles of hydrochloric acid. 4 moles of magnesium reacts with 50 moles of hydrochloric acid। और मैं आपसे बोलूँ कि जी बताएं which one would be the limiting reagent, कौन सा limiting reagent होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल ये देखना है कि जी मैग्नीशियम के 4 मोल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 50 मोल्स हैं। ठीक है, सो दैट मींस मैग्नीशियम क्योंकि कम मोल्स हैं, तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी दी लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पहले खत्म होगा, एंड दिस विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ MgCl2 और द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। चलें, लेट्स सपोज यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट वुड फॉर्म। यस, जी बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट वुड फॉर्म।
4 moles मैग्नीशियम है, 50 moles हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. What would be the number of moles of maximum moles of hydrochloric acid that would form? जी, एक आंसर आया है मेरे पास. 34 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त. आउट ऑफ दोस 34 स्टूडेंट्स जस्ट एक आंसर आया है, तो हो गए जी. चलें. जी हाँ जी, शाबाश. ये 4 मोल्स आंसर आएगा. ठीक है, करेक्ट है. बिकॉज mg जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. ठीक है, और mg का और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो क्या है? अगर हम mg का और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो देखें तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे मोल्स कितने हैं? 1. सो दैट मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. सो mg और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो है 1:1 का. सो जितना आपके पास मैग्नीशियम है, we get the same number of moles of hydrogen. So if we have 4 moles of magnesium, moles of hydrogen would also be 4. So we get 4 moles of hydrogen. चलें, अब थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए कौन आंसर करता है. HCl is the excess reagent, ये हमें मालूम है. Now, what would be the number of moles of HCl left at the end of the reaction? Moles of HCl, moles of HCl left at the end of रिएक्शन. जी, रिएक्शन के आखिर में HCl के कितने मोल्स बच जाएंगे? हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? मोल्स ऑफ HCl that left at the end of the reaction. Moles of HCl that left at the end of the reaction. जी बेटा, स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर. आंसर आए हैं बट एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया अभी तक. Moles of HCl that left at the end of the reaction. हाँ जी, 40. ये 49.84 कैसे लिया है भैया? 42. जी, 42 जो है वो करेक्ट आंसर है. देखें आपने, मैग्नी दैट लेफ्ट मतलब जो जिन्होंने रिएक्शन जो एक्सेस में है, मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये एक्सेस वाले हैं जो जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, जो बच गए आखिर में. तो आप ये देखें कि यूज कितने हुए हैं, यूज्ड अप कितने हैं. मैग्नीशियम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर रेशियो क्या है? पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करें. अच्छा, मैग्नीशियम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Mg और HCl का मोलर रेशियो क्या है? 1:2. 1 mole of magnesium give 2 moles of HCl. So if we have 4 moles of magnesium, so 4 moles के साथ HCl कितना रिएक्ट करेगा? 4 2s are 8. So 8 moles of HCl would be, ये used up होगा. यूज्ड अप हो गए. टोटल कितने हैं आपके पास? 50. 50 में से 8 यूज्ड अप हुए तो बचे कितने? 42 मोल्स. सो एक्सेस या लेफ्ट ओवर कितना होगा? 42 मोल्स जो है ये आखिर में बच जाएंगे. 8 मोल्स वुड बी यूज्ड अप, लेफ्ट ओवर कितने का है? 42 मोल्स का. जी, समझ आई ये बात? 23, 46, 8, 49.84 वालों को समझ में आ गई है सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? ठीक है जी. तो ये लिमिटिंग और एक्सेस का कॉन्सेप्ट है. ऑल्दो ये बड़ी सिंपल सिंपल सी जो है वो हम मतलब कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, बट मैं चाह रहा था कि इसको ऐसे सिंपल ही रखूं. ठीक है, तो अब ये है कि ये हमारे पास तकरीबन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मोल से रिलेटेड, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं. तो बस फिर कल इंशाल्लाह ताला जो है वो हम सेम इसी टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितने पास पेपर्स जो है वो हम सॉल्व करें. आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा. अच्छा, दूसरा एक और काम ये कीजिएगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा. P1 से P2 से कल मिक्स क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज.